नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। इधर बहुत दिनों से मैं आपको हालिया घटनाओं के बारे में बता रहा हूं। कल की जो हालिया घटना मैंने बताई थी सूरत की ग्रीष्मा वकारिया हत्याकांड के बारे में, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में अपराधी को मौत की सजा सुनाई गई। आज मैं उस दौर की एक और घटना आपको बताऊंगा जिस दौर में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का दूर दूर तक कोई सहारा नहीं था। घटना गंभीर है लेकिन हुआ कुछ नहीं। मैं समझाने का प्रयास ये कर रहा हूं कि उस ज़माने में जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए कोई भी सहारा नहीं हुआ करता था तब मुकदमों का क्या होता था। वैसे मैं लगभग 50 एपिसोड्स में उस ज़माने के या उस दौर की घटनाओं के बारे में बताते समय ये भी बता चुका हूँ कि एविडेंस के अभाव में ज़्यादातर अपराध में अपराधी बरी हो गए। कल मैंने ऐसी 2 घटनाओं का जिक्र भी किया था। आज की घटना भी उसी से संबंधित है। संबंधित का मतलब कि उस समय जब ट्रायल सिर्फ गवाहों पर आधारित हुआ करते थे, विवेचना सिर्फ गवाहों के बयान पर हुआ करती थी और आगे उनका क्या हश्र होता था वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज का वाकया है 31 अक्टूबर 2003 का। 31 अक्टूबर 2003 का दिन था शुक्रवार। रात के करीब 11 बजे मुरादाबाद दिल्ली राजमार्ग पर, हाईवे पर, मुरादाबाद के थाना मझोला के अंतर्गत, यानी वो रोड जहाँ से पास हो रहे थे वो मझोला थाना क्षेत्र में आती थी। मुरादाबाद के पीतल के सामानों के एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं श्री विजय गुप्ता। उनके यहाँ एक शादी समारोह था। उनके समधी कलकत्ता के रहने वाले थे। कुछ लोग पहले ही दूसरे प्लेन से दिल्ली उतरकर मुरादाबाद उनके घर पहुंच चुके थे, लेकिन बाकी के जो उनके रिश्तेदार थे वो दिल्ली तक बाय एयर आए और दिल्ली के बाद वो विजय गुप्ता जी की गाड़ी उनको लेने गई थी। उस गाड़ी से वो मुरादाबाद आ रहे थे। रात करीब 11 बजे विजय गुप्ता जी के समधी अमृतलाल अग्रवाल, उनके दामाद योगेश, पत्नी उनकी रजनी, पुत्री रीतिका और एक नाती इस कार पे सवार थे। ये जैसे ही मझोला थाना क्षेत्र के उस पोर्शन से गुजरे, इनकी गाड़ी के पास इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि लोहे की कोई वस्तु इनकी गाड़ी से गिर गई। करीब 50 मीटर या 100 मीटर गाड़ी को धीमा करके जैसे ही योगेश यानी इनके दामाद जो कार चला रहे थे, उनको शंका हुई कि शायद हमारा व्हील कैप या कोई बड़ी चीज़ हमारी गाड़ी से टूट कर गिर गई है। उन्होंने गाड़ी रोकी, दरवाज़ा खोला और चारों टायर चेक करने के लिए जैसे ही निकले, आसपास से कम 8 बदमाश हाथों में तमंचे और चाकू लिए हुए उन्होंने गाड़ी को घेर लिया, योगेश को कब्जे में किया। अमृतलाल अग्रवाल ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनको गाड़ी के भीतर ही एक जगह दबा के, बाकी 3-4 बदमाशों ने एक जगह दबा के रख दिया। बदमाशों ने गाड़ी को अगवा करने की दृष्टिकोण से खुद बदमाशों में से एक खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद वो हाईवे से उतरकर हाईवे के किनारे बने मदरसा जामिया अरेबिया दारुल उलूम के परिसर में ले गया। मेन गेट के पास पानी बहुत होने के कारण वो गाड़ी वहीं पर फंस गई। अमृतलाल अग्रवाल बहुत ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, विरोध कर रहे थे,
उन्हें गाड़ी के भीतर ही गोली मार दी। उसके बाद दामाद योगेश, पत्नी रजनी, पुत्री रितिका और नाती को वो वहां से खेतों के बीच में ले गए। उन्होंने दोनों महिलाओं को, रजनी और रितिका, अमृतलाल की पत्नी और उनकी बेटी, दोनों को निर्वस्त्र कर दिया। इत्मीनान से उस गाड़ी में इनके रखे हुए शादी में पहने जाने वाले सामान और गहने, ये सब वहाँ से बटोर लिए। कपड़े छोड़ दिए, बाकी गहने और कैश जो कुछ भी ले जाने लायक था, मोबाइल, ये सब उन्होंने बटोर लिए। रितिका और रजनी के साथ बहुत ही शर्मनाक घटना की इन लोगों ने, कहने में भी रूह कांपती है। उसके बाद फिर वो वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद सिटी मजिस्ट्रेट मुरादाबाद के वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मदरसे के गेट पर एक गाड़ी आड़ी तिरछी खड़ी हुई है। ये देखकर उन्हें थोड़ी शंका हुई। वो गाड़ी को वहां तक ले गए। उस गाड़ी में चूंकि नीली बत्ती लगी हुई थी और वो उतर कर देख ही रहे थे कि पास के खेत से महिलाओं की आवाज आई। वो समझ गए कि कोई न कोई हाईवे रॉबरी हुई है। महिलाओं को, चूंकि दोनों महिलाएं निर्वस्त्र थीं, बच्चा रोने लगा जो उनका नाती था। उन्होंने उनके कपड़े के लिए आसपास जो उनके साथ सिक्योरिटी के लोग थे उन्हें गांव में भेजा, और साथ ही साथ उन्होंने डीएम रामलिंगम रमेश कुमार को खबर की। बीबी बख्शी साहब जो मेरे एसएसपी लखनऊ थे, वो उस समय एसएसपी मुरादाबाद थे। बीबी बख्शी साहब भी आ गए। साधना गोस्वामी उस समय एसपी ग्रामीण थी मुरादाबाद की, और हरनारायण सिंह उस समय क्षेत्राधिकारी थे। बड़ी घटना थी, सारे लोग पहुंच गए। विजय गुप्ता रसूख वाले एक्सपोर्टर थे, बड़े आदमी थे मुरादाबाद शहर की। उनके साथ साथ बहुत ढेर से मुरादाबाद के पीतल के व्यापारी और तमाम और लोग, समाज के लोग वहां भीड़ लगाकर पहुंच गए। अमृतलाल अग्रवाल की लाश गाड़ी के भीतर ही मिली। योगेश का पता नहीं लग रहा था, न महिलाएं सब उसके बाद जब गांव से कुछ कपड़े लाए गए, महिलाओं को पहनाया गया, तो दोनों महिलाएं और वो नाती उनका, वो बाहर आ गए। लेकिन दामाद योगेश का पता नहीं लगा कि वो कहां पर है। हाईवे रॉबर्स का उस समय चूंकि इतना आतंक था, तो हर हाईवे पर रॉबरी करने वाले जो पकड़े गए थे उनका एक एल्बम रखा जाता था, हाईवे रॉबर्स एल्बम। वो एल्बम लाया गया, महिलाओं को दिखाया गया, लेकिन कोई भी उसमें किसी को भी पहचान पाने में सक्षम नहीं हुआ, नहीं पहचान पाया। भोर हुई, मीलों तक मुरादाबाद के कई थानों की फोर्स, एसपी रूरल, सीओ और बख्शी साहब स्वयं कॉम्बिंग करते रहे। मीलों कॉम्बिंग की गई, लेकिन योगेश का पता नहीं लगा। अगले दिन यानी शनिवार को सुबह 1 नवंबर 2003 को योगेश की गोली लगी हुई लाश खेतों में मिल गई। 2 रिश्तेदारों की हत्या के बाद कोहराम मच गया। किसी तरह उन दोनों के शव को सील करके, पंचायतनामा भर के और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। महिलाओं ने बताया कि क्या क्या उनके साथ हुआ था। महिला पुलिसकर्मियों से पूछताछ करके ये बात जानी गई कि उनके साथ दरअसल हुआ क्या था। 4 अटैचियाँ उनके पास बड़ी बड़ी थीं। शादी समारोह में, और ख़ासकर समधी के यहाँ के शादी समारोह में अगर महिलाएं आती हैं तो जेवर, कपड़े सब जरूर साथ में होते हैं। कई दिनों के फंक्शन होते हैं शादी समारोह के।
बताया कि सारी अटैचियाँ इत्मीनान से तोड़ने के बाद उसमें जो कुछ जेवर, कैश, मोबाइल या जो भी ले जाने लायक चीज़ जिस तरह की थी वो सब निकाल लिए। कपड़े और बाकी चीज़ें जो उनके इस्तेमाल की नहीं थी उसे छोड़ दिया। हाईवे रॉबरी के बारे में और इस तरह की एक्सेल गैंग के बारे में मैंने अपनी अलीगढ़ की तैनाती, अपनी उसकी तैनाती, मेरठ की तैनाती में आपसे जिक्र किया था। हालांकि उस समय की एक ही दो घटना हैं, लेकिन बहुत गंभीर घटना थी। एक घटना तो जो अलीगढ़ से यमुना एक्सप्रेसवे निकलती है थोड़े टप्पल के इलाके से, 16 किलोमीटर ही शायद अलीगढ़ में पड़ता है या 50 किलोमीटर पड़ता है। उसके ठीक पहले हमारे बॉर्डर पर जनपद बुलंदशहर और मथुरा की सीमाएं लगती हैं। वहाँ भी इसी तरह इसी गैंग की, एक्सेल गैंग की एक हाईवे रॉबरी हुई थी। उसमें तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्णा को सरकार ने निलंबित किया था कि क्यों ऐसी घटना हो गई। इतनी गंभीर घटनाएं ये लोग करते हैं। उसका कारण ये था कि न तो उस समय हाईवेज पर या एक्सप्रेसवेज पर कोई सीसीटीवी लगे होते थे। एक्सप्रेसवेज तो उस समय बने नहीं थे। यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, ये दोनों ही नहीं बने थे। लेकिन एनएच यानी नेशनल हाईवेज वहाँ आसपास के सभी, एनसीआर जिसे अब कहते हैं, यानी हरियाणा में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में बहुत जाल बिछा हुआ है नेशनल हाईवेज का। और इन सभी राज्यों के नेशनल हाईवे पर ये घटनाएं हुआ करती थी। ये जो रिकॉर्ड्स में है इसे मेवाती गैंग, हाईवे रॉबर्स मेवाती गैंग कहते हैं। सब जगह इन सारे प्रदेशों में इस मेवाती गैंग का रिकॉर्ड और डोजियर्स बना के रखे गए थे, क्योंकि उस समय ये घटनाएं बहुत छोटे अंतराल के बाद, जैसे उत्तर प्रदेश में हुई, पुलिस ने गश्त बढ़ा दी, दबाव बना दिया, कुछ लोगों को उठा के ले आए, तो बगल में हरियाणा में किसी हाईवे पर लूट कर ली। वहाँ ज़्यादा दबाव बना तो दिल्ली में कहीं हाईवे पर इस तरह की लूट हो गई। दिक्कत ये थी कि उस समय 112 यानी जो यूनिफाइड कॉल हेल्पलाइन नंबर है वो उस समय नहीं था। हर जिले का अपना कंट्रोल रूम का एक नंबर हुआ करता था, वो भी लैंडलाइन नंबर होता था। ज़्यादातर समय वो बिजी आता था, क्योंकि एक लाइन थी, कोई न कोई उस पर सूचना दे रहा होता था, बात कर रहा होता था। इसलिए बहुत प्रयास के बाद आप कंट्रोल रूम का नंबर मिला पाते थे। बड़े शहरों में ये लैंडलाइन के 2 या 3 नंबर रहते थे, लेकिन लैंडलाइन नंबर होते थे, एसटीडी कोड के साथ आपको मिलाना होगा। दूसरा कि आपको ये पता नहीं लगेगा कि आप किस जिले की सीमा में ट्रेवल कर रहे हैं, कि आप उस जिले के कंट्रोल रूम को या पुलिस को इन्फॉर्म कर सकें। उस समय की घटनाएं हमेशा गांव वाले, पासरबाई या देखने वाले वही इस बात की इत्तला पास के थाने पर किया करते थे। पुलिस ने भी अपना काम किया, चूंकि एविडेंस कोई था नहीं। तो उस समय एक हम लोगों के दौर में ये कहा जाता था कि 2 गिरफ्तार 3 फरार। जो लिस्टेड मेंबर्स थे, छूट गए थे, या दूसरे किसी को पुलिस ले आई और बताया कि साहब इसी ने ऐसा किया था, सोना इसने फला या ढिका मोहल्ले के किसी सेनार के यहाँ भेज दिया था, उसने गला दिया, रिकवरी नहीं हो पाई, कुछ 10, 20, 50 हज़ार उसके पास से रिकवर कर दिया, और वही थ्योरी 2 गिरफ्तार 3 फरार पर चार्जशीट लग जाती थी। इस केस में भी यही हुआ था। 2 हत्याएं, 2 महिलाओं के साथ दुराचार और बड़ी मात्रा में जेवर, पैसे की लूट। लेकिन हुआ यही। ऐसे मुकदमों में गवाह ज़्यादातर पुलिस के होते थे, पुलिस गवाह बनाती थी, क्योंकि उसे चार्जशीट सबमिट करनी है। पब्लिक का प्रेशर बहुत था, और दूसरे ये तो एक्सपोर्टर थे, इनके प्रेशर का आप अंदाज लगा सकते हैं। बड़ा प्रेशर ग्रुप है ये मुरादाबाद का, एक्सपोर्टर्स का। पीतल नगरी कहते हैं मुरादाबाद को, इसका व्यवसाय करने वालों का। लिहाजा 2 गिरफ्तार 3 फरार के फार्मूले पर चार्जशीट सबमिट हो गई।
दसियों साल बाद जब ये ट्रायल पर आया तो फिर उन्हीं गवाहों को बुलाया जाने लगा। टर्न अप नहीं होते हैं ऐसे गवाह। जब आप सम्मन वारंट कोर्ट से इशू कराते हैं, आते ही वो कह देते हैं कि साहब मुझे तो पुलिस ने ज़बरदस्ती इसमें गवाह बनाया, मैंने इस घटना को देखा ही नहीं, यानी गवाह होस्टाइल हो गए। अब आप अंदाज लगा लीजिए ऐसे मुकदमों का क्या होगा या क्या हुआ होगा इस मुकदमे का जो इस मुरादाबाद के हाईवे पर गंभीर घटना हुई थी। देखिए, यही रीज़न था कि अपराध करने के बाद किसी का कुछ नहीं बिगड़ता था, इसीलिए वो अपराध दर अपराध करते जाते थे। आज की घटना, मैंने उस दौर की घटनाओं का जिक्र किस्सा गोई के अलग अलग अंक में 98 या 95 से 2005 के बीच में किया है, जहाँ जहाँ मेरी तैनाती रही है, और इस हाईवे रॉबर्ट्स के गैंग के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की सीमाएं, जहाँ पर 2 की सीमाएं या 3 की सीमाएं, 4 की सीमाओं की मिलने का तो शायद न कोई स्थान हो, लेकिन जहाँ पर मिलती हैं उसी में वो एक बड़ा सा पॉकेट है इन मेवाती गैंग के लोगों का। बड़े बड़े गांव हैं और वहीं से ये दूर दूर तक हाईवे की रॉबरी करते थे, एक्सेल फेंक के। इस गैंग का अनुमान इतना साइंटिफिक और इतना सटीक था, या है अभी भी जो कुछ बचे होंगे, कि इन्होंने 90-100 की रफ्तार में जा रही गाड़ी के बगल में वो एक्सेल फेंका और उन्हें एग्जैक्ट पता है कि कितनी दूर बाद गाड़ी रोकेगी या रोकी जाएगी। ड्राइवर दरवाज़ा खोलेगा, चारों टायर को घूम के चेक करने का प्रयास करेगा। ठीक उसी जगह ये लोग छिप कर बैठे रहते हैं। ड्राइवर दरवाज़ा खोल कर उतरा नहीं कि 5-7 बदमाशों ने कट्टे चाकू से लैस होकर उसको अपने कब्जे में किया। 2 मिनट के भीतर हाईवे छोड़कर इस गाड़ी को दूर तक ले जाएंगे। वहीं पर सबके जेवर, पैसे, गहने इतरवाना शुरू करेंगे। उसके बाद महिलाओं को निर्वस्त्र कर देते हैं और उसके बाद हर हाल में मेवाती गैंग के रोड होल्डअप की या हाईवे गैंग की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें महिलाओं से दुराचार हुआ है, उम्र उनकी चाहे जितनी हो। 10 साल से और 60 साल तक की महिलाओं, बच्चियों के साथ ये गैंग दुराचार करता है। मेल अगर इसका विरोध करते हैं, कोई भी व्यक्ति ये सहन नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी, उसकी बहन या उसकी बेटी के साथ उसकी आंख के सामने कुछ इस तरह शर्मनाक हो रहा हो। ज़्यादा विरोध करने पर, ज़्यादा चिल्लाने पर उन्हें गोली मार देते हैं। महिलाओं की हत्या बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में नगण्य की है इन लोगों ने, लेकिन मेल्स की हत्या लगभग हर घटना में इस गैंग के मेंबर्स ने की है। उस दौर में ये घटनाएं बहुत बड़ी संख्या में हुई हैं। 95 से 2005 तक बिल्कुल लगातार हुई हैं। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में हुई हैं। ऐसा नहीं कि अब एकदम ख़त्म हो गई हैं, लेकिन उस संख्या की तुलना में अब इस तरह की घटनाएं नगण्य हैं। लूटा पिटा परिवार महिलाओं के साथ हुई घटना के बारे में कभी एफआईआर नहीं कराता था, 2-1 अपवाद को छोड़कर। उसका कारण ये था, उनका ये कहना है कि साहब मैं रहने वाला कलकत्ता का, बम्बई का या कहीं और का, दूसरे ज़िले का। महिलाएं पहले बयान के लिए थानों का चक्कर लगाएं, महिलाएं अपनी डॉक्टरी कराएं, महिलाएं अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, फिर जब अदालत में ट्रायल पर मुकदमा आ जाए फिर महिलाएं अदालत का चक्कर लगाएं। जो होना था वो हो गया, उसको वापस नहीं लौटना है। हम महिलाओं के साथ हुई इस घटना का कोई जिक्र एफआईआर में नहीं करेंगे। उस समय के जितने भी पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, थानाध्यक्ष, सर्किल ऑफिसर, एडिशनल एसपी या एसपी होंगे, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह की घटनाओं में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी का उल्लेख एफआईआर में लोग नहीं कराते थे।
उस समय की इन घटनाओं के कुछ भुक्तभोगी परिवारों से मैं अलीगढ़ में अपनी तैनाती के समय मिला था। इसलिए नहीं मिला था कि इनके साथ ये घटनाएं हुई थी। उन परिवारों के लोग जो उसमें शिक्षण के कार्य में थे या कहीं उनका सामाजिक स्वरूप था, तो मैं कभी मिलने जब जाता था तो बहुत दिन बाद मुझे घर के मेल मेंबर्स ने इस तरह की घटना के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि महिलाएं आज तक, यानी घटना के 10-20 साल बाद भी उस ट्रॉमा से नहीं उबर पाई हैं। वो कभी सड़क से ट्रेवल करना पसंद नहीं करती हैं, और शाम के बाद तो बिल्कुल नहीं जाती हैं। ट्रेन से चली जाएंगी, दूसरे किसी बस से चली जाएंगी, लेकिन अपनी 3-3, 4-4 पर्सनल गाड़ियाँ होते हुए भी वो कभी हाईवे पर गाड़ियों से ट्रेवल नहीं करती हैं। ये तो एक सामान्य बात हुई कि उनके मन में डर है, लेकिन उनके ट्रॉमा को समझने की कोशिश करिए कि सारी जिंदगी वो इस घटना को एक जिसको कहते हैं जख्म की तरह अपने दिल में पाले हुए हैं। वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। जब भी कभी सोचते हैं या इस तरह की घटना के बारे में अखबारों में या टीवी पर कोई जिक्र होता है, उनकी रूह कांप जाती है। वैसे तो अब इस तरह की घटनाएं नगण्य हैं, बहुत कम संख्या है उनकी। कारण उसका ये है कि ज़्यादातर हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। ज़्यादातर टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरे और नंबर प्लेट रीडर भी लग गए हैं। 112 की जो कॉमन जो इमरजेंसी नंबर है वो सभी राज्यों में एक जैसा है, बराबर है। आप किसी सड़क पर जा रहे हों, किसी ज़िले से होकर गुजर रहे हैं, जब आप 112 डायल करेंगे तो आपकी लोकेशन उसके कंट्रोल रूम में आ जाएगी। आपके फ़ोन से, जो आपके फ़ोन का लोकेशन अगर टर्न ऑन है, खुला हुआ है, तो वो फ़ौरन अपने सिस्टम पर ये देख लेंगे कि आप कहाँ से ये कॉल कर रहे हैं। अदरवाइज़ वो आपसे पूछेंगे, और रिस्पॉन्स टाइम 10 मिनट 12 मिनट इससे अधिक नहीं होता है। इसलिए अब ये घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। हाईवे सिक्योरिटी के अपने अलग इमरजेंसी नंबर हैं, जो जब आप हाईवे पर चलते हैं तो जगह जगह लिखे होते हैं। दूसरा ये है कि टोल प्लाज़ा पे जो आपको रिसीट मिलती है, उसमें भी, चाहे वो एक्सप्रेसवे का हो चाहे हाईवे का हो, उसमें भी इमरजेंसी नंबर्स लिखे रहते हैं, उसकी पुष्ट पर, उसके बैक में, उसके पीछे। इसलिए अब इस तरह की घटनाएं बहुत कम संख्या में होती हैं। दूसरा कारण ये हुआ कि जब ये घटनाएं एक के बाद एक किसी न किसी राज्य के किसी न किसी जिले में लगातार होती रहीं, तो पुलिस को भी कमर कसनी पड़ी। पुलिस की बड़ी बदनामी हुई, किसी एक पुलिस की नहीं। जो लोग जिस रोड पे चलते थे वो यही कोसते थे कि यहाँ ये घटना हुई थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने कमर कसी, और पहले के रिकॉर्ड को मैं नहीं जानता, लेकिन पिछले 5-7 सालों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में हाईवे रॉबर्स गैंग के कम से कम 50 बदमाश, जिनमें इनके गैंग लीडर्स भी शामिल हैं, वो मारे गए। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। बहुत बड़ी संख्या में अब ये जेलों में हैं। कारण ये है कि ये कहाँ से चले, किस गाड़ी से चले, सब चीज़ें निकल कर सीसीटीवी कैमरे में, टोल प्लाज़ा के कैमरे में कैद हो गई, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से फिर बच पाना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी मैं किस्सा गोई परिवार के लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि एक तो ये डर आप मन से निकाल दें कि ऐसा कभी भी कहीं भी हो सकता है, या लगातार हो रहा है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई संभावना है, तो अगर आपकी गाड़ी के पास में ऐसा आपको महसूस हो कि आपकी गाड़ी से कोई पार्ट निकल कर गिर गया है, तो गाड़ी को कतई न रोकें, या अगर आप रोक रहे हैं तो आपको 5 मिनट का टाइम ज़रूर मिलेगा।
आपकी स्पीड अगर 100 के ऊपर है तो रोकते रोकते आपको 3-4 मिनट लग जाएंगे। इस बीच में आप 112 को डायल करके बता दें कि मेरी गाड़ी में कुछ खराबी सी आ रही है, कृपा करके यहाँ पहुँच जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये अपराधियों द्वारा की गई घटना हो। हाईवे पेट्रोल के नंबर आपको जो टोल प्लाज़ा की पर्ची है उसमें मिलेंगे। शुरुआत करने से पहले, हाईवे पर सफ़र करने से पहले आप उस नंबर को अपनी मोबाइल में फीड कर लें। इमरजेंसी नंबर्स उसमें जो लिखे हैं उनको भी फीड कर लें। 112 नंबर के लिए मैंने बराबर बताया है कि उसको ए करके फीड करें, ताकि जब भी आप कॉन्टैक्ट्स खोलें सबसे पहले वही नंबर दिखाई दे। आप उसको अगर कंट्रोल रूम या 112 इमरजेंसी नंबर लिखेंगे तो वो ए के बाद कहीं न कहीं आएगा। आप उसे ए 3-4 बार ए लिख कर फीड कर लें तो आप जैसे ही कॉन्टैक्ट्स खोलेंगे सबसे ऊपर वही नंबर मिलेगा। क्योंकि हड़बड़ाहट में उस समय 112 डायल करना भी बड़ा मुश्किल काम है। जिन पे कभी ये बीती है आप उनसे पूछिए। इसलिए ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आप ज़रूर प्रैक्टिस में लगाएं, प्रैक्टिस में रखें, ताकि कभी आपके साथ ये हाईवे रॉबर्स, मेवाती गैंग के लोग कभी ऐसा कुछ न कर सकें। यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ये 15, 16, 17 और इवन 18 तक कुछ घटनाएं हुई थी। मेरी भी तैनाती के समय 1-2 घटनाएं ज़रूर हुई थी, लेकिन अब इनका निराकरण हो चुका है। छोटी मोटी कहीं घटनाएं हुई होंगी जो मेरी नज़र में नहीं आई होंगी, लेकिन कोई बड़ी घटना आपने भी टीवी पर या अखबारों में नहीं देखी होगी। आज इस घटना को सुनाने का मकसद सिर्फ ये था, ये हालत थी उस दौर के अपराध की, और ये बार बार इसीलिए रिपीट होती थी कि क्राइम करने के बाद, इतना जघन्य क्राइम करने के बाद, इतना विभत्स क्राइम करने के बाद भी अपराधी बचकर निकल जाते थे, जो आज की तारीख में, ये तो नहीं कहता हूँ बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन बहुत 2-4% छोड़कर जब ये वर्कआउट न हुआ हो, ज़्यादातर इस तरह की घटनाएं वर्कआउट हो रही हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।